तो स्वागत करता हूं फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे सिलेबस से लिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा में पिछली साल यानी बार बार पूछे गए हैं, ज़्यादातर पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हर चैप्टर से आपके ये क्वेश्चन हैं और आपको एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको किसी और क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्लास से आपका कल का एग्ज़ाम 100% आएगा। इसके बाद हम डालने की कोशिश करेंगे आपके जो 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, जिसको वर्णनात्मक सेकंड पार्ट 2 के जो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 6 नंबर में होते हैं, हम उनकी क्लास डालने की कोशिश करेंगे। और ये इस क्लास में भी आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कुल मिलाकर दोनों प्रकार के क्वेश्चन हैं और इन्हीं क्वेश्चनों से आपका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम यानी आपके एग्ज़ाम में 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं। तो देखेंगे। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ, हमने पहले क्लास आपकी ये करा चुके हैं। ये आपकी सोशल साइंस की सामाजिक विज्ञान की MCQs हैं। 300 के आसपास MCQs हैं। एक बार आप इनका रिवाइज जरूर कर लेंगे इस वीडियो को देख के। ये वीडियो आपको हमारे लाइव सेक्शन में दिख जाएगी। इस वीडियो में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में कल पूछे जाएंगे यानी जो MCQs OMR शीट जो कल आपकी पूछी जाएगी, वो पूरे क्वेश्चन हमने इस क्लास में कवर किए हैं। जो आपके 20 में से 20 नंबर इसी क्लास से मिल जाएगा। आपको फिर इसके अलावा किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सोच तो रहा था कि एक पूरी महामैराथन लगाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन मतलब पहले MCQs, फिर जो आपके जो वर्णनात्मक 1, फिर वर्णनात्मक 2। ठीक है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 वो जो लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं, एक में होते हैं थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 50 शब्द में पूछे जाते हैं। फिर दूसरे होते हैं 150 शब्द में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आप इन्हीं क्लासों को देख लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और अगर आप चाहोगे तो हम सुबह को पूरे संपूर्ण सिलेबस में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादातर पूछे गए हैं तो उनकी एक लाइव क्लास चला देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है? जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? कब और कैसे हुआ? तो इसके आंसर में आप लिख दोगे जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। 1871 में हुआ था। इसका मुख्य श्रेय प्रूसा के मुख्यमंत्री ओटो वॉन विस्मार्क को जाता है, जिन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने रक्त और लोह की नीति अपनाई। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्धों में जीत के बाद एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रूसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया। इतना आप इसके आंसर में लिख देंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। तो पहला कारण था द्वेषपूर्ण शासन। पहला कारण क्या था? द्वेषपूर्ण शासन। लुईस 16 एक निरंकुश और अयोग्य शासक था। कौन? लुईस 16 एक निरंकुश और अयोग्य शासक था। सामाजिक असमानताएं। समाज 3 स्टेटस में बटा था, जिसमें केवल तीसरे एस्टेट गरीबों को कर देना पड़ता था। आर्थिक संकट क्या था? लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर कर्जा बढ़ गया था और रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। दार्शनिकों का प्रभाव। रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता और समानता की अलख जगाई। अगला प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इतना
अगला प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 प्रमुख कारण थे। तो पहला कारण था औपनिवेशिक शासन का विरोध। ब्रिटिश शासन के शोषणकारी व्यवहार ने विभिन्न समूहों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट किया। साझा दुश्मन के खिलाफ क्या किया? एकजुट किया। आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को स्वतंत्र, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारकों से परिचित कराया। सामाजिक धार्मिक सुधार, राष्ट्रवाद का सामाजिक धार्मिक सुधार राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने समाज में चेतना जगाई। अगला क्या है? अगला कारण है परिवहन और संचार। रेलवे और डाक व्यवस्था ने देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को करीब ला दिया। इतना आपको उसके उत्तर में लिख देना है। मैक्सिमम 50 वर्ड में लिखवाते हैं और आपको कम से कम 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ये 20 नंबर के होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 नेता कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 नेता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले 3 प्रमुख नेता निम्नलिखित थे। पहले थे महात्मा गांधी। इन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। बाल गंगाधर तिलक दूसरे हैं। बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और नरम दल के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। अब इतने अगला प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में है, महात्मा गांधी के 3 प्रमुख आंदोलन। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 बड़े जन आंदोलन निम्नलिखित थे। तो असहयोग आंदोलन 1920, अंग्रेजी शासन के साथ असहयोग न करने का आह्वान हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश नियमों की अवहेलना करना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अंग्रेजों को भारत से पूरी तरह बाहर निकालने के लिए करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च। गांधी जी ने दांडी मार्च किया है, यह कब शुरू हुआ? ये इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको यही लिखना है। गांधी जी ने 1930 में नमक को आंदोलन का आधार इसलिए बनाया क्योंकि नमक अमीर गरीब सभी की अनिवार्य जरूरत थी और इस पर ब्रिटिश टैक्स अन्यायपूर्ण था। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक की यात्रा शुरू हुई। 6 अप्रैल को नमक बनाकर उन्होंने कानून तोड़ा। इस आंदोलन ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की लहर पैदा कर दी और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। अगला प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7 है, साइमन कमीशन का विरोध। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस और अन्य दलों ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों को लगा कि उनके भविष्य का फैसला केवल अंग्रेज नहीं कर सकते। इसके विरोध में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की नई नीति और लक्ष्य की घोषणा 1930 के लाहौर अधिवेशन में की। अगला प्रश्न नंबर 8 है आपका। प्रश्न नंबर 8 क्या है? आर्थिक महामंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसके उत्तर में या फिर इस पर प्रकाश डालिए या इसके उद्देश्य उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 1929 की महामंदी का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। निर्यात में गिरावट यानी भारत का जो व्यापार लगभग आधा रह गया था, निर्यात पर गिरावट हो गई थी। कीमतों की कमी कृषि उत्पादकों जैसे गेहूं और जूट की कीमतों में 50% तक गिर गई थी। यानी एक गेहूं की कीमत 100 रुपये थी तो उसकी कीमत कितनी रह गई? 50 रुपये रह गई। किसानों की बदहाली, कीमतें गिरने के बावजूद लगान कम नहीं हुआ जिससे किसान कर्ज के जाल में फंस गए। सोने का निर्यात, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भारतीयों को अपना कीमती सोना बेचना पड़ा। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है आपका।
प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ने भारत की स्थिति बदल दी। आर्थिक प्रभाव, रक्षा व्यय बढ़ने से टैक्स बढ़ाए गए और कीमतों में भारी वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन, युद्ध के दौरान ब्रिटेन से आयात बंद होने के कारण भारतीय उद्योग जैसे कपड़ा और जूट को फलने फूलने का मौका मिला। राजनीतिक चेतना, युद्ध में शामिल होकर लौटे सैनिकों ने दुनिया भर में चल रहे लोकतांत्रिक आंदोलनों की जानकारी दी, जिससे आज़ादी की मांग तेजी से हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है आपका, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण क्या हैं? तो इसके कारण हैं 1900 ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1929 की वैश्विक महामंदी के प्रमुख कारण क्या थे या क्या हैं? तो पहला कारण है कृषि में अति उत्पादन, फसलों की अधिकता से कीमतें गिर गईं और किसानों की आय कम हो गई। अमेरिकी ऋण की कमी, युद्ध के बाद यूरोपीय देश कर्ज के लिए अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन संकट शुरू होते ही अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया। शेयर बाजार की गिरावट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने धराशायी होने से निवेशकों का भरोसा टूट गया और बैंक दिवालिया हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है आपका, समूह 77 G70 यानी ग्रुप 77 और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली क्या है? या फिर ये समूह 77 क्या है? इन देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, समूह 77 विकासशील देशों का एक संगठन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। इन देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO की मांग इसलिए की ताकि वे अपने प्राकृतिक संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण पा सकें। वे चाहते थे कि उन्हें विकसित देशों के बाजारों में बेहतर पहुंच मिले, कच्चे माल की उचित कीमतें मिलें और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बेहतर विकास सहायता प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बुनकरों पर निगरानी और गुमास्तों की नियुक्ति। तो यह ईस्ट इंडिया ऐसे भी पूछा जा सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था? तो क्यों नियुक्त किया था? तो इसके उत्तर में लिखना होगा आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। गुमास्ते कंपनी द्वारा नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी थे, जिनका काम बुनकरों को कर्ज देना और उनके द्वारा तैयार कपड़ों का निरीक्षण करना और माल की गुणवत्ता की जांच करना था। कंपनी इसके जरिए यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि बुनकर अपना माल अन्य यूरोपीय व्यापारियों को न बेचकर केवल कंपनी को ही दें, जिससे अनियमित आपूर्ति बनी रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है। ये आपका क्विक रिवीजन भी मानो इसको, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ रखे होंगे। इस क्लास से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनके लिए क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद और मुद्रण संस्कृति। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान किया मुद्रण संस्कृति ने? तो मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंटिंग कल्चर ने भारत में राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों और पत्रिकाओं ने ब्रिटिश शासन के शोषणकारी चेहरे को जनता के सामने उजागर किया। प्रिंट के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और स्वराज्य जैसे विचार देश के कोने कोने तक पहुँचे, जिसने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक साझा पहचान दी और उन्हें औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संगठित होने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न नंबर 14 देखेंगे,
गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का प्रभाव। 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे 19वीं सदी में प्रिंट के प्रसार से गरीब जनता को सस्ती किताबें और धार्मिक साहित्य उपलब्ध होने लगा। इससे उन्हें साक्षरता और जागरूकता बढ़ी। मद्रास जैसे शहरों में पब्लिक लाइब्रेरी खोली गई, जिससे मजदूरों को भी पढ़ने का मौका मिला। ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारकों ने अपनी पुस्तक जैसे गुलामगिरी के माध्यम से जातिगत भेदभाव और गरीबी के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे वंचित वर्गों में अपने अधिकार के प्रति चेतना पैदा हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है आपका, मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां कैसी रची थी। तो अनुकूल परिस्थितियां कैसी रची थी, तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे मुद्रण संस्कृति ने दार्शनिकों जैसे रूसो और वोल्टेयर के विचारकों को जन जन तक पहुंचाया। इन विचारकों ने चर्च और राजशाही की निरंकुशता पर सवाल खड़े किए और विवेक व तर्क के आधार पर समाज की कल्पना की। प्रिंट के जरिए व्यंग और कार्टूनों ने राजसी ठाट बाट का मजाक उड़ाया, जिससे जनता का व्यवस्था पर से विश्वास उड़ गया। इस प्रकार मुद्रण ने लोगों के सोच का तरीका बदल दिया, क्रांति के लिए जमीन तैयार की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है आपका, भारत में मुद्राओं का वर्गीकरण, यानी भारत में मुद्राओं के वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे, भारत में भौगोलिक विविधता के कारण विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिट्टी पाई जाती हैं। जालौर मिट्टी सबसे उपजाऊ उत्तर के मैदानों में मिलती है। जालौर मिट्टी कहाँ सबसे उपजाऊ और उत्तर के मैदानों में मिलती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है और रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं इसको। लाल और पीली मृदा लोहे तत्वों की अधिकता वाली मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। मरुस्थली मृदा रेतीली और शुष्क क्षेत्र राजस्थान की मिट्टी होती है। वन मृदा पहाड़ी और वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए मानचित्र में पूछा जा सकता है कि जालौर मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक चित्र से, मतलब चित्र पर मजाक मत बनाना, लेकिन मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका भारत का चित्र है, जो भी है ये जैसा भी बना है यहाँ पर बन गया है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि पर्वतीय मिट्टी कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है। तो देखो, यहाँ से इतने हिस्से में, जितना मैं लाइन खींच रहा हूँ, इतने हिस्से में पाई जाती है आपकी पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। और इतने हिस्से में जो कच्छ का हिस्सा है आपका, कच्छ का हिस्सा है जो गुजराती वाला हिस्सा है, उस हिस्से में पाई जाती है। आपके इतने हिस्से में पाई जाती है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको हम रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और आपकी लाल मिट्टी एक ऐसे करके चतुष्कोण बनता है, इतना है ना, एक मिनट रुको, एक चतुष्कोण बनता है ये आपके इस हिसाब से, एक मिनट रुको, ऐसा करके नहीं है, इधर ये जो छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें तो पाई जाती है आपकी लेटेराइट मिट्टी, और इसमें बीच के हिस्से में पाई जाती है, इतने हिस्से में, मतलब आपके इतने हिस्से में पाई जाती है लाल मिट्टी, इतने हिस्से में इधर साइड पाई जाती है काली मिट्टी। और ये बीच का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, बीच का हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इस वाले हिस्से में पाई जाती है जालौर मिट्टी, और इधर भी जालौर मिट्टी पाई जाती है। और ये आपका इतना हिस्सा जो दिख रहा है छोटा वाला, ये वाला इस हिस्से में पाई जाती है आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है, जहाँ आपको वो जो त्रिपुरा मिलेगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो ये वाला, इस हिस्से में आपको पाई जाएगी जालौर मिट्टी। अगर मेरे पास, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मानचित्र की सारी, ठीक है। तो इतना आप समझ जाइएगा थोड़ा, ये यहाँ पर जो मैप छोटा है, पेंसिल की जो वो है ना,
जो मतलब जिससे हम चला रहे हैं स्क्रीन टच पे, वो थोड़ी बड़ी है, उससे थोड़ा बड़ा ही बनता है। अगर मैं इसको पेंसिल से समझाऊं एक कॉपी पे तो उससे आप जल्दी समझ जाओगे। तो मैं इसके लिए आपके लिए एक अलग से क्लास लगाने की कोशिश करूंगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है 17, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम। तो पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप, पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रभावी हैं। सोपान यानी सीढ़ीदार कृषि, ढलानों पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से पानी का वेग कम होता है। ढलानों पर मतलब जो ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करेंगे, जो आपके असम बसम साइड में पाई जाती है, सीढ़ीदार खेती से क्या होता है, खेती करने से पानी का जो वेग है वह कम होता है। समोच्च जुताई यानी ढलान के समानांतर जुताई करने से पानी का जो बहाव है वह रुकता है। वृक्षरोपण पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती हैं। जो हमारे पेड़ की जड़ होती हैं वो जो उनकी जड़ें क्या मिट्टी को मजबूताई से पकड़ के रखती हैं। पट्टी कृषि, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाने से हवा और पानी का प्रभाव कम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है आपका। 18 क्या है, काली मृदा बाले राज्य और फसल। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे यह मतलब काली मृदा कहाँ पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल मुख्य रूप से भारत के दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। दक्कन ट्रैप कौन सा है, दक्कन ट्रैप ये वाला है। एक बार आपके लिए मैं समझा देता हूँ। ये जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला गुजरात का क्षेत्र होता है। यहाँ पर एक मतलब इतने हिस्सा में वो जो चतुष्कोण बनने के बाद इतना हिस्सा जो रह जाता है उसमें दक्कन ट्रैप पाई जाती है। ये मैप थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ, तो क्या दक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश प्रमुख राज्य हैं। यह मिट्टी बहुत महीन कणों किले से बनी होती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मृदा पर मुख्य रूप से कपास, कॉटन की फसल उगाई जाती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि काली कपास मृदा किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मृदा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, भूक्षरण मृदा अपरदन रोकने के उपाय, यानी भूक्षरण मृदा अपरदन रोकने के 3 उपाय सुझाइए तो या समझाइए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मृदा अपरदन को रोकने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। वृक्षरोपण अधिक से अधिक पेड़ लगाना, क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी को बहने से बचाती हैं। अति पशुचारण पर नियंत्रण, जानवरों द्वारा अत्यधिक चराई को रोककर वनस्पति आवरण को सुरक्षित रखना। मेड़बंदी यानी बाउंडिंग, खेती के चारों ओर ऊंची मेड़ बनाना ताकि वर्षा का पानी मिट्टी को बाहर न ले जा सके। रक्षक मेखला, शुष्क क्षेत्रों में पेड़ों को कतार में लगाकर हवा की गति को कम करना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है आपका, संसाधन नियोजन की आवश्यकता। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके उपाय सुझाइए या समझाइए। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे, संसाधन सीमित हैं और उनका वितरण असमान है, इसलिए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग अनिवार्य है। इससे संसाधनों का अपव्यय रुकता है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इसके उपाय क्या हैं, तो इसके उपाय हैं सर्वेक्षण और मानचित्रण, देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, उचित तकनीक का उपयोग करना, संसाधनों के दोहन के लिए आधुनिक कौशल और तकनीक का विकास करना, सतत विकास, वर्तमान जरूरतों के साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को
को बचाना इसके उपाय हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन क्या है, तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा यह पर्यावरण रक्षा का एक प्रमुख आंदोलन था जो 1970 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिलों में शुरू हुआ था। इसके प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन में किसान और महिलाएं पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि ठेकेदार उन्हें काट न सके। यह वनों के संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है जैव विविधता क्या है, इसका महत्व बताइए। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। यह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें भोजन, ऑक्सीजन और औषधियाँ प्रदान करती है। साथ ही यह पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं बढ़ती मांग की तुलना में बढ़ती मांग की तुलना में पीने योग्य पानी की कमी होना जल दुर्लभता कहलाता है। इसके मुख्य कारण हैं तेजी से बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन और दुरुपयोग, जल प्रदूषण जिससे उपलब्ध पानी पीने योग्य नहीं रहता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जल संग्रहण कैसे किया जाता है। तो इसके उत्तर में लिखना है आपको राजस्थान में वर्षा को टंका तकनीक से संग्रहित किया जाता है। घरों के आंगन में भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं जिन्हें पाइप के जरिए छत से जोड़ा जाता है। पहली बारिश का पानी छत की सफाई के लिए छोड़ दिया जाता है और बाद की बारिश का पानी साल भर पीने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है आपका चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे चावल एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अत्यधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा इसके लिए आवश्यक होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है आपका सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रम क्या हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा सरकार ने किसानों के हितों में कई कदम उठाए हैं। संस्थागत सुधार, चकबंदी, जमींदारी प्रथा का अंत और फसल बीमा योजना, तकनीकी सहायता, उच्च उपज वाले बीज HYV, उर्वरक और आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी जैसे हमने कुछ सामान लिया उस पर कुछ पैसे वापसी आ जाते हैं। वित्तीय सहायता, किसान क्रेडिट कार्ड KCC और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा। आपके पास टाइम कम है, जल्द से जल्द हम आपके ये वाले क्वेश्चन कवर करा देते हैं। कोशिश करेंगे आपके 6 नंबर में पूछने जाने वाले प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको भी अगली क्लास में हम कवर करा दें ताकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि यानी कमर्शियल फार्मिंग की विशेषता लिखिए। वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल को बाजार से बेचकर लाभ कमाना इसकी विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है? बड़े भूभाग पर खेती, तो अत्यधिक पैदावार के लिए आधुनिक निवेशों जैसे उर्वरकों, कीटनाशकों और उन्नत बीजों का उपयोग, अधिक पूंजी निवेश और मशीनीकरण जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है बागवानी फसलों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे सब्जियों, फसलों और फूलों और मसालों की खेती को बागवानी
हॉर्टिकल्चर कहते हैं भारत विश्व में फलों और सब्जियों का एक प्रमुख उत्पादक है। इसमें आम, केला, सेब, मटर जैसी फसलें शामिल हैं। यह किसानों को अधिक आय देने वाली और रोजगार सृजित करने वाली कृषि पद्धति है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, भारत की कॉफ़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो इसके उत्तर में लिखना होगा, भारत अपनी उच्च गुणवत्ता वाली अरेबिका कॉफ़ी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो मूल रूप से यमन से लाई गई थी। इसकी बेहतरीन खुशबू और स्वाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बहुत मांग है। इसकी खेती मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं डैम्स के लाभ और हानियां क्या हैं? यानी जो हमारे बांध बनाए जाते हैं उनके लाभ और हानियां क्या हैं? तो लाभ देखेंगे, लाभ सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और मछली पालन। हानियां क्या हैं? स्थानीय लोगों का विस्थापन, बड़े पैमाने पर वनों का विनाश, जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास में बाधा और भूकंप आने का खतरा। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। बांधों को एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसके उत्तर में लिख देना जवाहरलाल नेहरू। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से आधुनिक भारत के मंदिर किसको कहा जाता है? मंदिरों को, बांधों को, नदियों को, या अन्य प्रकार के जो मतलब ताजमहल वगैरह हैं, किलों को। तो इसके उत्तर में लिखना है बांधों को। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 31 क्या है? रबड़ की कृषि के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, रबड़ एक भूमध्य रेखीय फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जिसका उपयोग टायर और अन्य औद्योगिक उत्पादन में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 32, भारत में तिलहन उत्पादन की क्या दशा है? तो तिलहन उत्पादन की दशा क्या है? इसके उत्तर में लिखना होगा आपको, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादक और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है। दालें शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। दालें क्या हैं? शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। इन्हें कम नमी की आवश्यकता होती है और ये शुष्क परिस्थितियों में भी उग सकती हैं। फलीदार फसलें होने के कारण ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है, खनिज क्या है और इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो इसके उत्तर में लिखना होगा आपको, खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान पदार्थ हैं। क्या? खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान पदार्थ हैं जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। खनिजों के निर्माण में कितने लाखों वर्ष लगते हैं और इनके भंडार सीमित हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए इनका संरक्षण और सावधानीपूर्ण उपयोग अनिवार्य है। किनका? खनिजों का। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 34, जीवाश्मीय ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से क्या अभिप्राय है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप, लाखों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे दबे पौधे और जानवरों के अवशेषों से बने ईंधन। क्या? लाखों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे दबे पौधे और जानवरों के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। क्या? जो लाखों वर्षों से जैसे पेड़ थे, पौधे थे, जानवर, गाय, भैंस, बैल, जो भी बाढ़ के द्वारा या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण वह ज़मीन में धंसे रह गए यानी दब गए, ज़मीन पलट गई, तो उनसे क्या, उनके जो अवशेष थे उनसे बना जीवाश्म ईंधन। ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनके मुख्य अवगुण हैं यह है कि ये अनवीकरणीय हैं और इनके जलने से भारी वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा होती हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे 35 है, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर बताइए। तो इसके उत्तर में लिखना है, परंपरागत स्रोत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सीमित हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन और ज्वारीय ऊर्जा ये नवीकरणीय हैं, पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं और भारत में इनका भविष्य उज्जवल है क्योंकि यह धूप प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर धूप जो प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, तो भारत में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 36 है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना और बड़ा उद्योग है। यह कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र, गुजरात है क्योंकि वहाँ कपास की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु। वर्तमान में यह उद्योग पुरानी मशीनों और बिजली की अनियमित आपूर्ति जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 है, औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपाय बताइए। तो इसके उपाय के लिए औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, अपशिष्ट जल को नदियों में छोड़ने से पहले औपचारिक करना, यानी ट्रीट करना। उसको मतलब जैसे हमने कोई गंदा पदार्थ है उसको थोड़ा केमिकल वगैरह मिला के उसको ठीक करना। ठीक है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियाँ और फिल्टर लगाना। मशीनों का रखरखाव सही रखना ताकि शोर कम हो। अगला प्रश्न देखेंगे 38, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कारण लिखिए। तो ऊर्जा के बिना आधुनिक आर्थिक विकास संभव नहीं है क्योंकि कृषि, उद्योग और परिवहन के संचालन के लिए ऊर्जा की अनिवार्य आवश्यकता होती है। घर के बुनियादी कामों से लेकर बड़े कारखानों के उत्पादन तक हर जगह ऊर्जा की खपत होती है, जिससे जीवन स्तर सुधरता है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता। तो इसके उत्तर में लिखना है, खनिजों का संरक्षण आज के समय की एक अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि सीमित मात्रा रिजर्व पृथ्वी पर खनिज संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ये प्राकृतिक रूप से बहुत धीरे धीरे बनते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन, खनिजों के निर्माण की प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग जाते हैं जबकि हम इनका उपयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। एक बार समाप्त होने पर इन्हें दोबारा तुरंत बनाना संभव नहीं, यानी एक बार उपयोग किया तो इनको दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। आर्थिक विकास का आधार कृषि और उद्योग दोनों ही खनिजों पर निर्भर हैं। देश के औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए खनिज सुरक्षित जरूरी है। खनिजों का जो देश की जो आर्थिक व्यवस्था, यानी देश को मजबूत बनाने के लिए खनिजों की जो सुरक्षा है उनको बनाना जरूरी है। बढ़ती लागत, जैसे खनिजों का भंडार कम होता जा रहा है, उन्हें जमीन की गहराई से निकलने की लागत बढ़ती जा रही है और उनकी गुणवत्ता भी कम होती जा रही है। भावी पीढ़ी के लिए यदि हम इसी तरह अंधाधुंध उपयोग करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हमें उनके लिए भी इन संसाधनों को बचाकर रखना है। संरक्षण के उपाय क्या होंगे? तो संरक्षण के उपाय होंगे, संक्षेप में है ये, खनिजों को बचाने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग, पुरानी धातुओं जैसे लोहे, एल्यूमिनियम को पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल करना। विकल्पों की खोज, दुर्लभ खनिजों की जगह वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना। योजनाबद्ध उपयोग, खनिजों का कम से कम और कुशलतापूर्वक उपयोग करना। अगला प्रश्न देखेंगे 40 है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक लाभदायक क्यों है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, सड़क परिवहन रेल की तुलना में अधिक लचीला है। यह घर घर तक सेवा यानी डोर टू डोर सर्विस प्रदान करता है और सामान उतारने चढ़ाने की लागत कम होती है। उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाना आसान है, साथ ही कम दूरी और कम सामान के लिए यह सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41 हो जाएगा आपका, सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है? तो इसके उत्तर में लिखना होगा आपको, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है। यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करती है, जिससे राजनीतिक स्थिति बनी रहती है। यह सुनिश्चित करती है कि शासन में सभी वर्गों की भागीदारी हो, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 42 है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का प्रावधान। भारतीय संविधान किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं देता। हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने का, उसका प्रचार करने का स्वतंत्र अधिकार है। इसके अलावा धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, भारत में जाति प्रथा का राजनीति व सामाजिक प्रभाव क्या है? तो इसके उत्तर में लिखना होगा, समाज में जाति प्रथा के कारण ऊंच नीच और भेदभाव पनपता है, जिससे सामाजिक एकता प्रभावित होती है। राजनीति में उम्मीदवार का चयन अक्सर योग्यता के बजाय जातीय समीकरणों के आधार पर होता है। यह मतदान को प्रभावित करती है, जिससे कभी कभी विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, 44 क्या है? भारत में चीनी उद्योग पर प्रकाश डालिए। तो इसके उत्तर में लिख देंगे, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यह एक मौसमी उद्योग है, इसलिए यह सहकारी क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त है। भारत में चीनी की मिलें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित हैं। हाल ही के वर्षों में मिलें दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित होती जा रही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 42, 1992 से पहले और बाद के स्थानीय शासन में अंतर क्या है? अनिवार्यता, 1992 से पहले चुनाव नियमित नहीं थे। अब हर 5 साल में, यानी अब हर 5 साल में चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। आरक्षण, अब पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें और अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है। अगला प्रश्न नंबर 46 है आपका, भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। तो इसके उत्तर में लिखना होगा आपको, भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के आवागमन का मुख्य साधन है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में से एक है। भारत में बुलेट ट्रेन और वंदे मातरम एक्सप्रेस और रेलवे का विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन इसके आधुनिक विकास के प्रमुख उदाहरण हैं, जो इसे तेज और सुरक्षित बना रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संघवाद क्या है? इसकी विशेषता इम्पोर्टेंट है इसके लिए आपके लिए। संघवाद शासन की वह प्रणाली है, यानी संघवाद क्या? शासन का वह सिस्टम है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है। इसकी प्रमुख विशेषता 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार हो सकती है, लिखित संविधान हो सकता है, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो सकता है और स्वतंत्र न्यायपालिका जो विवादों का निपटारा करती है। ये इसकी विशेषता हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखेंगे, 48 है, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। इसमें दलों को एक साझा कार्यक्रम यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करना पड़ता है और क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, लोकतंत्र का अर्थ और विशेषता बताइए। तो लोकतंत्र शासन की प्रणाली है जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव स्वयं करती है। लोकतंत्र क्या है? शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता अपने शासकों का जो चुनाव है वह स्वयं करती है। जैसा कि उदाहरण के लिए आप सब अपने प्रतिनिधि के लिए वोट डालने जाते हो,
ठीक है। मुख्य विशेषता क्या हो जाएंगी इसकी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है, प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है और हर वोट का समान मूल्य होता है, सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर काम करती है। अगला प्रश्न देखेंगे 50, राजनीतिक दलों के कार्य। तो इसके उत्तर में लिखेंगे राजनीतिक दल लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। चुनाव लड़ना, दल अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारते हैं। नीतियां बनाना, ये देश के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं। कानून निर्माण, निर्वाचन प्रतिनिधि संसद में कानून बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विपक्ष की भूमिका, हारने वाले दल सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं और उस पर अंकुश लगाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप, लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी होती है क्योंकि वह जनता के प्रति जवाबदेह है। यह जिम्मेदारी है, मतलब जवाबदेह, जनता के प्रति जवाब देना, और यह उनकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि इसे जनता की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान देना होता है। इससे क्या, जनता की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान देना होता है। यह एक वैध सरकार है क्योंकि यह लोगों की अपनी सरकार है जो चुनावों के माध्यम से कानूनी रूप से चुनी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे 52, लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों। तो इसके उत्तर में लिख देंगे आप, लोकतंत्र को अन्य व्यवस्थाओं जैसे तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्र की रक्षा करता है। इसमें फैसले लेने की गुणवत्ता बेहतरीन होती है क्योंकि इसमें चर्चा और विमर्श शामिल होता है। यह गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, विकास मापने के यूएनडीपी और विश्व बैंक के मापदंड क्या हैं। तो इसमें लिख देंगे आप, विश्व बैंक केवल प्रति व्यक्ति आय यानी औसत आय को विकास का आधार मानता है। इसके विपरीत यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट आय के साथ साथ स्वास्थ्य स्थिति, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा के स्तर, साक्षरता को भी शामिल करता है। यूएनडीपी का मापदंड अधिक व्यापक और बेहतरीन माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 54 है, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है। तो इसके उत्तर में लिखना होगा आपको, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है। इसमें केवल आय का बढ़ना ही शामिल नहीं बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी में कमी, साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार भी शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, द्वितीयक, सेवा और चतुर्थक क्या हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र, इसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में बदला जाता है, जैसे लोहे से मशीन बनना। इससे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं सेवा क्षेत्र को। यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाओं का सृजन करता है, जैसे बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा। इसमें कुशल डॉक्टर और अकुशल मजदूरों दोनों तरह के लोग नियोजित होते हैं। चतुर्थक क्षेत्र, यह ज्ञान पर आधारित क्षेत्र है। इसमें सूचकांक, अनुसंधान, विकास और उचित तकनीक कौशल शामिल है जो इसे सामान्य सेवा क्षेत्र से अलग उन्नत बनाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा की उपलब्धता। अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा केवल सरकारी खर्च पर निर्भर नहीं करती हैं। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी, कुशल प्रबंधन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और लोगों में जागरूकता जैसे कारक भी प्रासंगिक हैं। केवल पैसा खर्च करने से सुधार नहीं आता बल्कि उन सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच भी महत्वपूर्ण होती है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा 2005 के उद्देश्य क्या हैं, या फिर उन पर प्रकाश डालिए। तो मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत सरकार हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिनों के वेतन यानी सवेतन रोजगार की गारंटी देती है। यदि सरकार काम देने में विफल रहती है तो वह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है। इसका लक्ष्य ग्रामीण विकास और पलायन को रोकना है। अगला प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत क्या हैं। तो औपचारिक स्रोतों में बैंक और सहकारी कमेटी यानी शामिल हैं। सहकारी समितियां शामिल हैं जो आरबीआई की देखरेख में कम ब्याज दर पर ऋण देती हैं। अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, मित्र और रिश्तेदार आते हैं जहां ब्याज दरें बहुत ऊंची होती हैं। भारत में औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि गरीब लोग ऊंचे ब्याज के जाल और शोषण से बच सकें। अगला प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका क्या है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, ऋण आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह किसानों को खेती के उपकरण और खाद खरीदने में मदद करता है और व्यापारियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए पूंजी प्रदान करता है। सही समय पर उचित ब्याज पर मिला ऋण व्यक्ति की आय बढ़ाता है, जिससे देश की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTA और इसके कार्य क्या हैं। तो इसमें लिखेंगे आप, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देश के बीच व्यापार के नियमों को बनाती है और लागू करती है। तो और इसके मुख्य कार्य क्या हैं। तो इसके कार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और अवरोधों को कम करना, सदस्यों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को निपटारा करना और वैश्विक व्यापार के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष मंच तैयार करना। अगला प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और इसके लाभ क्या हैं। तो विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों के परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। क्या विभिन्न देशों के बीच की जो अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृति के जो बीच जुड़ाव होता है उसको क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। और उपभोक्ता, इसका लाभ क्या है, उपभोक्ता को कम कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाली वस्तुओं के विकल्प मिलते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और नई तकनीक का आगमन होता है। भारतीय उद्योग विशेषकर सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान होते हैं या पैदा होते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, विदेशी व्यापार और इसकी विशेषता। जब 2 या 2 से अधिक देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। विशेषताएं, यह बाजारों को जोड़ता, इसकी विशेषता क्या है, बाजारों को जोड़ता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। भारत का विदेशी व्यापार अब केवल कृषि तक सीमित नहीं बल्कि इसमें सॉफ्टवेयर और निर्मित वस्तुओं का बड़ा हिस्सा है। व्यापार अवरोधक और उन्हें हटाना। प्रश्न नंबर 7 है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए व्यापार अवरोधक जैसे आयात कर लगाए थे। 1991 के आसपास इन अवरोधकों को हटाने का निर्णय लिया गया ताकि भारतीय उत्पादक वैश्विक स्तर पर अपनी गुणवत्ता सुधार सकें और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर में क्या है, 8 में, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं लेकिन ये मैं लेकर आया हूँ क्योंकि एक दो बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं तो इसलिए मैं ले आया हूँ। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, प्रौद्योगिकी विशेषकर सूचकांक एवं संचार तकनीक IT ने वैश्वीकरण को अत्यधिक तेज कर दिया। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की वजह से दुनिया के किसी भी कोने से व्यापारिक संपर्क और डेटा ट्रांसफ़र अब सैकड़ों में संभव है।
सेकंडों में, सेकंडों में। हाँ, अब यह टाइम हम अपने घर के किसी भी कोने में बैठकर विदेश में बात कर सकते हैं। अगर वहाँ पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो हम इंटरनेट के माध्यम से अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुँचा सकते हैं। परिवहन तकनीक में सुधार से माल को कम समय और लागत में दूर दराज के देशों तक पहुँचाना आसान हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या हैं? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता और नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों के कारण हुआ। मध्यम वर्ग का उदय, उदारीकरण, विचारधारा का प्रसार और साझा संस्कृति विरासत ने भी लोगों में एक राष्ट्र की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या हैं? इस आंदोलन के मुख्य कारणों में रोलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड का न्याय न मिलना और खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना शामिल है। गांधी जी का मानना था कि यदि भारतीय ब्रिटिश शासन का सहयोग करना बंद कर दें तो स्वराज की प्राप्ति निश्चित है। अगला प्रश्न देखेंगे, संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघवाद क्या है? संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न प्रांतीय या क्षेत्रीय इकाइयों के बीच होता है। इसमें कम से कम 2 स्तर की सरकारें होती हैं जो अपने अपने अधिकारों क्षेत्रों में स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, जैसे भारत में केंद्र और राज्य में राज्य सरकारें। गठबंधन सरकार, ये हमने पढ़ा दिया है। आर्थिक वर्गीकरण, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये हम पढ़ा चुके हैं वैसे तो, लेकिन एक बार फिर भी रिवीजन कर लीजिएगा आप अपना, कोई बात नहीं है। तो क्या है गठबंधन सरकार? जब किसी चुनाव में ये तो हो गया, ये वाला तुम लिख दोगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक गतिविधियां और उनका वर्गीकरण। ये क्वेश्चन सही है। पैसा कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाले मानवीय कार्यों को आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र या कृषि, मत्स्य पालन यानी मछली पालन। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग, कच्चे माल का पक्के माल में कन्वर्ट करना यानी उन्हें बदलना, परिवर्तित करना। तृतीय क्षेत्र सेवा यानी सेवा, बैंकिंग क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी व्यापार और उसकी विशेषताएं। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। इसकी विशेषता है, यह देशों को उनके यहाँ उपलब्ध न होने वाले संसाधन प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें बाजार के प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उपभोक्ता को बेहतरीन विकल्प मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक से संसाधनों के दोहन। प्रौद्योगिकी संसाधनों का अति उपभोग। आधुनिक तकनीक ने संसाधनों के दोहन को बहुत आसान और तीव्र बना दिया है। बढ़ती जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए आर्थिक विकास की होड़ लगी, जिससे जंगलों की कटाई, खनन और जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जो पर्यावरण असंतुलन का कारण बन रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्याय संगत वैश्वीकरण। न्याय संगत वैश्वीकरण का अर्थ है ऐसा वैश्वीकरण जो सभी के लिए समान अवसर पैदा करे और यह सुनिश्चित करे कि इसके लाभों का वितरण बेहतरीन हो। इसमें सरकार को केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, कोपरा 1986 और ISO। कोपरा यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है जिसे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और शोषण को रोकने के लिए बनाया गया था। ISO यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है जो वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के मानक निर्धारित करता है। सुरक्षा और दक्षता के मानक निर्धारित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न है, उपभोक्ताओं को शोषण और बचाव। बाजार में उपभोक्ता का शोषण, मिलावट, कम तोलने, अधिक कीमत वसूलने या भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा किया जाता है। सरकार ने इसके लिए
इसके लिए उपभोक्ता अदालतें बनाई और जागो ग्राहक जागो जैसे अभियान के जरिए जागरूकता बढ़ाई। तो दोस्तों ये थे आपके चार नंबर और 6 नंबर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके परीक्षा में कल 100% इसी क्लास में से ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आपको इसी क्लास के द्वारा आपका काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। वो क्लास आप ज़रूर देख लेना MCQs वाली, उसी क्लास से आपके सारे MCQs कवर हो जाएंगे, फिर आपको किसी क्लास की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम एक क्लास और डालने की कोशिश करेंगे जिसमें होंगे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे 6 नंबर या 8 नंबर में पूछे जाते हैं। कोशिश करूंगा मैं मानचित्र वाले भी क्लास डाल दूं, क्योंकि टाइम कम है, टाइम कम के अनुसार आपको पता ही है। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट कल के लिए। कल आप फोड़ के आना।